हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो इतिहास के क्लास के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है पहुंच चुके हैं खिलजी वंश में, है ना। और खिलजी वंश को आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। खिलजी वंश जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो उसका कार्यकाल आपको कब से कब तक है? 1290 से लेकर 1320 तक आपका खिलजी वंश का कार्यकाल। खिलजी वंश के कार्यकाल में अगर हम बात करें तो आपका सबसे पहले जो खिलजी वंश का स्थापना का श्रेय जाता है वो जाता है किसको? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। किसको? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं तो 1290 से लेकर 1296 तक इसका कार्यकाल है। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे शासक की, दूसरे सुल्तान की, तो उसका नाम है अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो है उसका फिरोज खिलजी यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का वह दामाद रहता है या फिर आप गुलाम कर सकते हैं, वो भी था। और उसकी बेटी थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जिससे उसका विवाह हुआ था। भतीजा था, वो भतीजा था। ठीक है, तो हम लोग का जो आज टॉपिक है वो है आपको अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में कहा जाता है कि वह एक अपने कठोरता के कारण और साथ में निष्ठुरता के कारण वह इतिहास में जाना जाता है। कौन? अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। तो आज हम लोग का अलाउद्दीन फिरोज खिलजी का पूरा कहानी रहेगा, विवरण रहेगा, और जिसमें हम लोग अलाउद्दीन फिरोज खिलजी का राजत्व सिद्धांत देखने वाले हैं। हम लोग इसके समय में जो जो विद्रोह किया था, है ना, और उसको दबाने का क्या क्या प्रयास किया है उसको कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग इसका राजस्व, है ना, जैसे कि कर व्यवस्था को देखने वाले हैं कि इसके राज्य में कर व्यवस्था क्या थी, राजस्व व्यवस्था क्या क्या था, कितना वो टैक्स लेता था लोगों से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से अलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो है सैनिकों में सुधार लाया, है ना। जैसे कि आप पिछले क्लास में आप देखे हैं, पीछे जो क्लास हुआ था उसमें आप देखे होंगे, सुने होंगे कि लोग सैनिकों को जो है ना पैसे के बदले जो है वो क्या देने लगा था? भूमि दिया जाता था, जिसे हम लोग एकता प्रथा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के समय में आपको बाजार व्यवस्था क्या था। ठीक है, बाजार व्यवस्था क्या था। उसके बाद इसका प्रमुख उद्देश्य को हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, और हम लोग इसका राज्य विस्तार नीति को कवर करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत करें इससे पहले आपको हम बता दें कि हमारा जो आज का यहाँ पे कैरेक्टर है अलाउद्दीन खिलजी, वह बहुत ही दिलचस्प कैरेक्टर है। ठीक है, आप लोग सुने होंगे कि इस पर एक फिल्म भी बन चुका है पहले भी, है ना, जिसमें आप नाम देखे होंगे। एक फिल्म का नाम था शायद पद्मावती नाम था ना, पद्मावती पिक्चर था जिसमें बनाया गया था एक फिल्म इसके ऊपर में, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। तो जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अलाउद्दीन फिरोज खिलजी यानी खिलजी वंश, इस खिलजी वंश में हम लोग देखेंगे कि कैसे उस समय भारत में, उत्तर भारत में, अब आपको हम थोड़ा सा यथास्थिति बताने वाले हैं। ठीक है, कैसे अब उत्तर भारत में कौन कौन से ऐसे राज्य थे जो अपने आप को खिलजी के समय में एक तो स्वतंत्र रखे हुए थे और बार बार उसको टारगेट करते थे, किसको? अलाउद्दीन खिलजी पर, है ना। जैसे कि आप नाम सुनोगे रणथंबोर, ठीक है, आप सुनोगे अजमेर, अब सुने होंगे आपको क्या नाम है, अजमेर, गुजरात हो गया। ठीक है, प्याजी नीची देवगिरी हो गया। तो ये सब बहुत ऐसे प्रदेश थे जो अपने आप को स्वतंत्र रखे हुए थे और अलाउद्दीन खिलजी के सामने में जो है मतलब दृढ़ता के साथ में इससे लड़ाई करते थे। लेकिन दुर्भाग्य भी बहुत सारा है, वो कहानी हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। और सबसे जो हम लोग रानी पद्मावती के बारे में पढ़ेंगे, तो रानी पद्मावती का जो महल था, है ना, जो वहाँ पे शासक थे रतन सिंह, उनका जो महल था जो चित्तौड़गढ़ में था, चित्तौड़, तो हम लोग उसका एक अलग से पूरा कहानी देखने वाले हैं। चित्तौड़ का, रणथंबोर का भी अलग से देखने वाले हैं, लेकिन इसमें सिर्फ हम लोग अलाउद्दीन के बारे में चर्चा करेंगे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे लड़ाई किया। तो आइए चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो इसमें कैरेक्टर है वो है अलाउद्दीन फिरोज, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो जन्म होता है वो 1266 ईस्वी में होता है, 1266 ईस्वी में होता है। अलाउद्दीन के बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन जलालुद्दीन का दामाद था या फिर भतीजा भी कह सकते हैं, भतीजा था
और दामाद भी था। किसका? अलाउद्दीन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो अपना वंश को स्थापित किया था उसका नाम था क्या? खिलजी वंश। और खिलजी वंश का जो कार्यकाल है वो 1290 से लेकर 1320 तक है 1290 से 1320 तक उसका कार्यकाल है। और 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है वो गद्दी पर बैठता है। किसको मार के? कैमूर्स को मार के। कैमूर्स को मार के, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था, बच्चा था, नाबालिग था, उसको हत्या करके यह गद्दी पर बैठ गया था। दुर्भाग्यवश जो है केवल ये 6 साल ही शासन कर पाया। कारण क्या है शासन करने का 6 साल? तो उस कारण को हम लोग अभी स्पष्ट करने वाले हैं। अब 1296 में इसकी हत्या कर दी जाती है। और याद रखिए हत्या करने वाला कोई और नहीं होता है, इसका खुद का दामाद या भतीजा कह सकते हैं, उसका नाम था अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। अब हत्या करने का उद्देश्य क्या था, किस लिए हत्या किया, इस विषय को हम लोग आगे लेके चलेंगे। लेकिन उससे पहले जान जाते हैं कि जो अलाउद्दीन फिरोज खिलजी था, इसकी पत्नियों का नाम क्या था, उनके बच्चे का नाम क्या था। अगर पत्नियों की बात करें तो इसकी जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो बेटी थी जिसका नाम था आपको क्या? मलिक जहां, ये इनकी पत्नी हुई। दूसरा महरू जो अल्प खान की बहन थी वो इसकी पत्नी हुई। और तीसरा कमला देवी इसकी पत्नी हुई। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की संतानों की बात करते हैं तो संतान आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए। खिज्र खां, सादिक खां, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और शहाबुद्दीन उमर, ये पुत्र इनके थे। अब कहानी को आगे लेते चलो। कहानी में देखिए, कहानी आपको हम सुनाने वाले हैं एक रोचक बना के, ठीक है। इतिहास को अगर आपको समझना है तो जब तक उसमें जान नहीं डालिएगा, रोचक बातें नहीं डालेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये तो हम लोग को क्लियर हो चुका है कि हम लोग अलाउद्दीन खिलजी का जन्म जो है 1266 में हुआ और 1296 में इसने अपने ससुर की हत्या कर दी। ससुर की हत्या करने का रीजन क्या था, तो चलो उस पर अब बात करने वाले हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग राजा बनाने वाले हैं। अब राजा ये कैसे बनता है 1296 में, इस पर चर्चा करो, जो सुल्तान बने। अब होता यह है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है, आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सबसे पहले 1292 ईस्वी में भिलसा पर आक्रमण करता है। अब भिलसा पर आक्रमण करने के लिए जो भेजता है वो भेजा कौन इसको? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो उसका ससुर था, एक अच्छा योद्धा था, इसलिए उसका ससुर जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है वो उसको भेज देता है भिलसा पर आक्रमण करने के लिए। और भिलसा पे जब वो आक्रमण करता है तो वहां पे विजयी हो जाता है और सारा अकूत धन संपत्ति लूट के वो वापस आता है। फिर दोबारा जो है 1296 में, कहीं कहीं 1294 मेंशन किया गया है और कहीं कहीं 1296 मेंशन किया गया। तो 1296 ईस्वी में वो देवगिरी पे हमला करता है। 1296 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से कहता है कि आप देवगिरी पे चढ़ाई कीजिए। क्यों? क्योंकि देवगिरी के शासक जो थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था दिल्ली से। उसने कहा कि मैं अब आगे आने वाले समय में टैक्स नहीं दूंगा, यानी कि वो विद्रोह, एक तरह से विद्रोह, अपने आप को विद्रोही घोषित कर लिया था कि मैं अब दिल्ली के अधीन नहीं हूँ, है ना, मैं अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को टैक्स नहीं देने वाला हूँ। तो भाई ऑब्वियसली है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को गुस्सा आएगा और वो शासक है, सुल्तान है, तो वो क्या किया कि वो अपने दामाद को आदेश देता है कि आप जो है देवगिरी के जो राजा थे रामचंद्र देव जो एक यादव शासक थे, याद रखिएगा, रामचंद्र देव एक यादव शासक थे और वह देवगिरी का शासक था। तो उस पे जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है अलाउद्दीन को भेजता है 1296 में कि आप जाएं और देवगिरी पे क्या करें, हमला करें। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी निकल गया हमला करने के लिए, ठीक है। और जैसे ही पहुंचता है देवगिरी में तो रामचंद्र देव जो यादव वंश से थे उसके बीच और अलाउद्दीन के बीच में जो है युद्ध होता है। और इस युद्ध में अलाउद्दीन जो है वो जीत जाता है, याद रखिएगा, जीत गया। अब यही बाद में भी 1307 ईस्वी में भी देवगिरी में दोबारा हमला किया जाएगा और 1307 ईस्वी में गद्दी पे कौन है? अलाउद्दीन होगा 1307 में कौन होगा? अलाउद्दीन। लेकिन अभी कौन है? जलालुद्दीन। और जब देवगिरी पे हमला किया जा रहा था अलाउद्दीन के द्वारा तो यह अवध का सूबेदारी पे था। अवध की सूबेदारी का जिम्मेवारी किसको था? अलाउद्दीन को।
गद्दी पे कौन बैठा हुआ 1296 में? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। या भेजा इसको देवगिरी के, जाइए आप उस पर हमला कीजिए, वो विद्रोह कर दिया। अब हमला किया, हमला करने के बाद जीत भी लिया। देवगिरी के राजा थे रामचंद्र देव, रामचंद्र देव। यह हमला किया और यह जीत गया। दोनों के बीच में युद्ध होता है भीषण, और ये जीत जाते हैं। नतीजन यह होता है कि एलिचपुर प्रांत पे आय देने का ये वादा कर देता है कौन? रामचंद्र देव। ठीक। अब बहुत सारे अपूर्व धन संपत्ति जो है लूट लेता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अब लूट लिया धन संपत्ति, उधर शासक को पता चलता है, शासक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। शासक को पता चलता है कि भाई मेरा जो दामाद है और मेरा जो भतीजा है वो खूब धन दौलत लूट लिया है और वहां से आ नहीं रहा है। ठीक है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहता है कि यार लगता है इसके मन में क्या आ गया है? लालच आ गया है, कुछ तो बात है कि वहां से आ नहीं रहा है, कारण क्या? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है अपने सैनिकों को लेकर, है ना, कहा जाता है उस समय 50,000 सैनिकों को लेकर वह कूच करता है देवगिरी की तरफ, जहां पे अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी पहले से षड्यंत्र रच के रेडी रहता है कि अब तो ये बुजुर्ग हो चुके हैं, इनका तो अब कुछ होने वाला है नहीं, ये गद्दी छोड़ नहीं रहे हैं, है ना, इनका कुछ उपाय किया जाए तब ना साम्राज्य आगे बढ़ेगा। ऐसे कैसे बढ़ेगा? यही चिपके रहेंगे तो साम्राज्य आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। नो डाउट जलालुद्दीन खिलजी पहुंचता है ठीक एक नदी के किनारे। वो नदी शायद आपको तो उस नदी के किनारे जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पहुंचता है तो अपने सैनिकों को कहता है कि आप यहाँ पे रुक जाएं, ठीक है, आप लोग यहाँ से आगे ना बढ़े। उधर अलाउद्दीन पहले से रेडी है, अलाउद्दीन पहले से रेडी है कि इनको क्या करना है, खत्म कर देना है। लेकिन यह जानकारी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को नहीं है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जा रहा है, वो किस लिए जा रहा है? कि उस धन संपत्ति लेकर बैठा हुआ है, उसके लगता है मन में लालच आ गया। ये भी चाह रहा था कि किसी भी तरह से उसको समझा दे या फिर हटा दे, कोई पर्पज से वो भी जा रहा था। नदी के किनारे जब पहुंचता है तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने बहुत सारे सैनिकों को बोलता है आप यहीं पे रुकिए, वरना वो सचेत हो जाएगा, उसको लगेगा कि मेरे पे हमला करने के लिए पहुंच चुके हैं और हमको मार देंगे। तो उसको बोलते हैं आप लोग रुकिए। जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का नजदीकी था उन लोगों को लेके ये पहुंच जाता है अलाउद्दीन के पास। ठीक है। एक रूम में अलाउद्दीन जो है वो जलालुद्दीन से मिलते हैं। अब चूंकि इनके राजा सुल्तान थे तो कहा जाता है कि जब ये सुल्तान पहुंचते हैं जलालुद्दीन रूम में, तो रूम में उनका जो एटीट्यूड रहता है, क्योंकि वो सुल्तान है, टोपी वोपी पहन के एकदम पहुंचे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अलाउद्दीन जो है वो भी जो है एक सुल्तान की भांति अपने आप को रिएक्ट करते हैं। मतलब अलाउद्दीन के मन में सुल्तान का जो कीड़ा था वो जग चुका था, वो भी रिएक्ट यानी कि उसी तरह से उनका रिएक्शन देता है, एक सुल्तान की तरह खड़ा होना, है ना। और उसके बाद फिर जलालुद्दीन के साथ में उनका जो वार्ता होता है सामने में, तो अलाउद्दीन पहले से अपने 2 सैनिकों को अलर्ट करके रखा था कि जैसे ही हम इनसे गला मिले आप जो है इनको हत्या कर दीजिए। और जैसे ही जलालुद्दीन जो है अलाउद्दीन के साथ में गला मिलता है, आओ दामाद बाबू कैसे हैं, बहुत अच्छा लूट लिए हैं सब कुछ। लेकिन तब तक अलाउद्दीन समझ जाता है कि नहीं, इनके मन में भी खोट चल रहा है, ये हमको सता मार देंगे। तो अपना सैनिक को इशारा करता है और सैनिक आगे पीछे से उसका क्या कर देता है, हत्या कर देता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का कहानी समाप्त। लेकिन समाप्त हो गया कहानी। अब जलालुद्दीन के साथ में उसका जो नजदीकी लोग था वो तो पहुंचा था महल में, मतलब वहां पे, है कि नहीं। अलाउद्दीन को लगा कि अगर भाई इस राज सुल्तान को तो हम मार दिए और ये जितने लोग यहाँ पे आए हैं सब वफादार हैं इनके, है ना। अब वफादार लोग हैं तो हो सकता है कि हमको भी क्या कर दें, हत्या कर दें। तो अलाउद्दीन पहले से तैयार रहता है सोच के, और वह बुलाता है सबको दरबार में और कहता है कि देखिए इनका उत्तराधिकारी तो अब कोई नहीं है, अब तो हम ही को बनना पड़ेगा। लेकिन उसमें से विरोध होता है। विरोध जो लोग करते हैं उसको क्या करते हैं कि आपको क्या चाहिए, जो धन लूटा गया है उसमें से सबको थोड़ा थोड़ा धन जो है बांट दिया जाता है, ताकि आप लोग क्या रहें, शांत रहें, है ना। उसके बाद कहा जाता है कि अलाउद्दीन फिरोज खिलजी जलालुद्दीन की हत्या करने के बाद अपने आप को सुल्तान घोषित करता है। और यह जो घटना है 21 अक्टूबर 1296 का, जो अपने आप को सुल्तान घोषित करवाता है। कड़ा देखो वहां लिखा हुआ
कड़ा मानिकपुर में। कहा? कड़ा मानिकपुर में। अब वहां सुल्तान घोषित करवाया, ये पूरा पॉलिसी अपना के, बात समझ रहे हैं, सुल्तान घोषित करवाया। और जो हत्या होता है उसका, वो होता है 19 जुलाई 1296। तो हत्या हुआ 19 जुलाई 1296 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। अब उसके बाद कब? 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर 1296 को ये अपने आप को सुल्तान घोषित करवाया कड़ा मणिपुर में। इसका मतलब ये हुआ कि जो 19 जुलाई को हत्या किया था, उस हत्या के बाद जो उसके वफादार लोग थे वो उसका विरोध किया होगा। अब ध्यान से सुनो, जब 19 जुलाई को हत्या हुआ, उसके बाद 21 जुलाई को यह 19 जुलाई को हत्या हुआ, 21 अक्टूबर को यह अपने आप को सुल्तान घोषित करवाता है ना। 21 अक्टूबर को अपने आप को सुल्तान घोषित करवाया। अभी ये जाएगा दिल्ली, और दिल्ली में जाके बालबन का जो महल था ना, उसमें अपना राज्याभिषेक करवाता है। वो अपने आप को केवल सुल्तान घोषित किया है कब? 21 अक्टूबर 1296। और 19 जुलाई को उसने जलालुद्दीन की हत्या की। अब जैसे ही ये खबर फैलती है सब जगह धीरे 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 धीरे, तो दिल्ली के अधीन जितने भी शासक थे, जो दिल्ली को हो सकता है टैक्स देते हो या उसके अधीन हो, बहुत सारे राज्य जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर देते, वो अलाउद्दीन को सुल्तान मानने से इनकार कर देते। उसी क्रम में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो वफादार लोग था, वो लोग भी विद्रोह कर लेता है कि नहीं, हम आप नहीं मानेंगे आपको। लेकिन ये क्या करता है कि उसको सोना चांदी सब दे के सबका मुंह बंद करवा देता है। तब जाके 21 अक्टूबर को वह अपने आप को सुल्तान घोषित करवाता है। इसीलिए कितना लेट लगता है, समझे। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपको सुल्तान घोषित करवा लिया 21 अक्टूबर 1296 को। अब ये शासक बन गया, यानी कि सुल्तान बन गया। लेकिन राज्य अभिषेक ये दिल्ली जाके करवाता है। बलबन के द्वारा जो बनाया गया महल था, लाल महल, उस लाल महल में अपना वो राज्याभिषेक करवाता है। कौन? अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। तो ये इसका शासक यानी कि सुल्तान बनने की कहानी थी। इसके बाद या 1200 जैसे ही सुल्तान बनता है तो 1298 में गुजरात पे हमला करता है, ठीक है। फिर बहुत सारा हमला हुआ है। 1301 में रणथंभौर पे हमला करता है, समझ गए। तो इसको हम लोग अब आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो कैसे ये शासक बना, ये हम लोग को समझ में आ गया है। शासक बना है कब? 1296 में, तारीख 21 अक्टूबर 1296। हत्या कब किया? 19 जुलाई 1296। 19 जुलाई 1296 को इसने हत्या किया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। 1200। तो आगे का जो सीरीज है हम लोग अलाउद्दीन का, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।